गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ एंशिएंट मेसोपोटामिया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला पार्ट है इसका, लेखन कला और शहरी जीवन, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया के बारे में ये चैप्टर है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इंट्रोडक्शन से करते हैं। इंट्रोडक्शन। मेसोपोटामिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। मेसोपोटामिया जो शब्द है वह 2 शब्दों से, 2 ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस पहला है, दूसरा है पोटेमस। मेसोस मीनिंग मिडिल एंड पोटेमस मीनिंग रिवर। मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन 2 रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो मेसोपोटामिया 2 यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस जिसका शब्द है मिडिल यानी मध्य या बीच, और पोटेमस मतलब रिवर या नदी। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसी ज़मीन जो 2 नदियों के बीच में है। तो 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया कहलाती है। तो मेसोपोटामिया कौन सी 2 नदियों के बीच था? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो यूफ्रेट्स मतलब फरात नदी और टिग्रिस मतलब दजला नदी। तो दजला और फरात 2 नदियाँ थी जिसके बीच में मेसोपोटामिया बसा हुआ था। टुडे इट इज़ पार्ट ऑफ इराक, और आज मेसोपोटामिया को हम इराक के नाम से जानते हैं। तो आज के समय में इराक जहाँ पे स्थित है, आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले वहाँ पर मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता फली फूली थी। Mesopotamia was known for its writing, city life, trade, literature, mathematics and astronomy। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वह बहुत ज़्यादा फेमस थी और उसके वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती थी, जैसे कि राइटिंग, लेखन कला। मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे पहले राइटिंग या लेखन कला की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी। और सबसे प्राचीन जो शहरों की स्थापना हुई वो भी मेसोपोटामिया में हुई थी। तो राइटिंग और सिटी लाइफ, शहरी जीवन, ये भी मेसोपोटामिया में शुरुआत हुई थी। ट्रेड, व्यापार के रूप में भी ये बड़ा फेमस था। लिटरेचर, इसके अलावा वो साहित्य रचना भी हमें देखने को मिली है मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान। इसके अलावा मैथमेटिक्स, गणित में भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की बहुत बड़ी देन है और उसको आज भी दुनिया याद करती है। एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा खगोल विज्ञान में भी मेसोपोटामिया अच्छे से जाना जाता था और आज भी उसकी सभ्यता के जो योगदान है इन क्षेत्रों में वो याद किया जाता है। इन द बिगिनिंग द लैंड, मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ पार्ट वाज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कड। तो सबसे शुरुआत में जो अर्बनाइज्ड साउथ पार्ट था मेसोपोटामिया का, जो शहरी दक्षिणी भाग था, मुख्य रूप से उसको सुमेर या और अक्कद के नाम से जानते थे। तो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी शहरी भाग था वो सुमेर के नाम से और अक्कद के नाम से प्रसिद्ध था। सुमेर रीजन वाज द लोअर पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो वो दक्षिण में था या साउथ पार्ट था तो वो लोअर पार्ट होगा और नॉर्थ पार्ट होगा अपर पार्ट। ठीक है, तो सुमेर दक्षिण में था तो इसलिए वो लोअर का पार्ट कहलाता है मेसोपोटामियन सभ्यता का। इट वाज द हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, और सुमेर को या सुमेर रीजन को मेसोपोटामियन सभ्यता का हार्ट या दिल कहा जाता था या कहलाता था। सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू डेवलप ए सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। सुमेरियन ही पहले वो लोग थे जिन्होंने मेसोपोटामिया में अपनी सभ्यता को विकसित किया था। दैट इज़ वाई द सिविलाइजेशन इज आल्सो बीन नेम्ड आफ्टर या आल्सो कॉल्ड द सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसीलिए मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज सुमेरियन, और मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली भाषा थी, वो सबसे पहली जो ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन ही थी। आफ्टर 2000 BCE
और लगभग 2000 साल ईसा पूर्व की बात है। व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी द टर्म बेबीलोनिया वाज यूज्ड फॉर द सदर्न रीजन। लगभग 2000 साल ईसा पूर्व की घटना है, तब जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बनकर उभरता है तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग के लिए, दक्षिणी क्षेत्र के लिए बेबीलोनिया शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब पहले उसको सुमेर रीजन कहा जाने लगा था, पहले उसको सुमेर रीजन कहते थे, बाद में जाकर लगभग 2000 साल ईसा पूर्व बाद में जाकर इस सुमेर रीजन को ही बेबीलोनिया कहा जाने लगा। Assyria was the region where Assyrians established their kingdom in the north by about 1100 BC। और वहाँ पर असीरिया भी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे असीरियन लोग रहते थे और उन्होंने लगभग 1100 ईसा पूर्व, BC मतलब ईसा पूर्व, तो 1100 ईसा पूर्व उन्होंने अपना राज्य मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में असीरियन या असीरिया के नाम से, असीरियन लोगों ने असीरिया के नाम से नया राज्य स्थापित किया था। आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840s। मेसोपोटामिया में जो आर्कियोलॉजी थी यानी उत्खनन का कार्य है ना, या फिर जो पुरातत्व जो सर्वेक्षण वगैरह होते थे, उसका कार्य 1840 के दशक से ही शुरू हो गया था। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में 3 मुख्य रूप से भाषाएं थी। पहली थी सुमेरियन, दूसरी थी अक्काडियन और तीसरी थी अरामाइक। तो पहली भाषा सुमेरियन थी, दूसरी अक्काडियन यानी अक्कदी भाषा, तीसरी अरामाइक भाषा। नेक्स्ट है सोर्सेस। मेसोपोटामिया के बारे में जानने के क्या क्या सोर्सेस है जिससे हमें पता पड़ता है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहला है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स मतलब इमारतें, वहाँ जो उत्खनन में जो इमारतें मिली उससे पता पड़ता है। स्टेच्यूज मतलब एक्सकेवेशन या उत्खनन में जो जो चीज़ें उनको मूर्ति के रूप में मिली वो स्टेच्यू थे, उससे भी पता पड़ता है। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी उस समय के लोग यूज करते थे, उनसे पता पड़ता है। ग्रेव्स, इसके अलावा जो वहाँ के लोगों की जो कब्रें थी उससे भी पता पड़ता है। टूल्स, इसके अलावा एंशियंट मेसोपोटामियन लोगों के द्वारा जो टूल्स या औजार यूज़ किए जाते थे उनसे पता पड़ता है। सील्स मतलब मुहरें, उनके द्वारा जो जिन मुहरों का प्रयोग किया जाता था उनसे पता पड़ता है। एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो लिखित दस्तावेज थे उनसे भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। तो मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, इसका भौगोलिक क्षेत्र या आकृति कैसी थी, इस टॉपिक में हम जानेंगे। सबसे पहले इराक इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट। इराक यानी एंशिएंट मेसोपोटामिया, ठीक है। तो इराक जो था वह है डाइवर्स एनवायरनमेंट, मतलब विविध पर्यावरण का, या उसका जो मौसम, जलवायु और जो भौगोलिक आकृति थी वो बड़ी डाइवर्स थी, विविधतापूर्ण थी। इन द नॉर्थ ईस्ट lie green undulating plains gradually rising to tree covered mountain ranges with clean streams and wildflowers with enough rainfalls to grow crops। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट साइड में, उत्तर पूर्वी साइड में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान, मतलब बड़े हरे हरे ग्रीन और ऊंचे नीचे मैदान थे। इसके अलावा पेड़ों से ट्री कवर्ड मतलब पेड़ों से भरे हुए वृक्षाच्छादित जिसको बोलते हैं, जिसको उससे धीरे धीरे जो बढ़ती हुई पर्वत श्रृंखलाएँ थी, माउंटेन रेंज थी जो कि पेड़ों से ढकी हुई थी। इसके अलावा क्लीन स्ट्रीम्स, स्वच्छ झरने वहाँ बहते हुए रहते थे। एंड वाइल्ड फ्लावर्स, हमें जंगली फूल भी वहाँ देखने को मिलते थे उस समय। विद एनफ रेनफॉल्स टू ग्रो क्रॉप्स, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती थी ताकि वहाँ के लोग फसलें उगा सकें। हियर एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BC। यहाँ पर
लगभग 7,000 से 6,000 साल ईसा पूर्व एग्रीकल्चर यानी खेती की कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इन द नॉर्थ, अब नॉर्थ की बारी है, वो थी नॉर्थ ईस्ट की। इन द नॉर्थ, उत्तर में, देर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड ए स्टेपी। उत्तर उत्तर दिशा में एक अपलैंड ऊंची भूमि का विस्तार था जिसको स्टेपी या सपाट मैदान भी कहा जाता है। वेयर एनिमल्स हर्डिंग ऑफर्स पीपल ए बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर के बजाय रियरिंग एनिमल या एनिमल हर्डिंग मतलब पशुपालन ज़्यादा करते थे। लोग वहाँ खेती कम करते थे, पशुपालन ज़्यादा करते थे। वैसे अपलैंड जिसको स्टेपी जो ग्रासलैंड था या ठीक है, वो बिल्कुल सपाट मैदान था जो कि ऊंची भूमि पर या ऊंची जगह पर थोड़ी ऊंचाई में स्थित था। वहाँ पे लोग खेती करने के बजाय जानवर पालना, पशुपालन करना ज़्यादा अच्छा महसूस या उसको ज़्यादा उसको महत्व देते थे। शीप एंड गोट्स प्रोड्यूस्ड मीट, मिल्क एंड वूल इन अबंडेंस। तो वहाँ पर मीट या जैसे शीप, भेड़ और बकरियाँ हैं, उनसे उनको बड़ा फ़ायदा होता था। उनसे उनको मांस मिलता था, दूध मिलता था, इसके अलावा ऊन भी मिलता था प्रचुर मात्रा में। इन द ईस्ट, टू द ईस्ट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ टाइग्रिस प्रोवाइड रूट्स टू कम्युनिकेशन इनटू माउंटेन्स ऑफ ईरान। तो पूर्वी दिशा में क्या था, जो टाइग्रिस नदी थी, दजला नदी थी, उसकी जो सहायक नदियाँ थी, उससे जो पर्वतीय क्षेत्र थे ईरान के, वहाँ कम्युनिकेशन के लिए वो रास्ता प्रदान करती थी, मार्ग देती थी, रूट्स बनाती थी। जो दजला नदी या टाइग्रिस नदी थी उसकी ट्रिब्यूटरी जो नदियाँ थी, उससे वो जो ईरान के जो माउंटेन थे वहाँ तक वो रास्ता प्रदान करते थे। आने जाने के लिए वो नदियाँ संचार के साधन या मार्ग के रूप में काम करती थी। द साउथ इज ए डेजर्ट। साउथ के पार्ट में जो मेसोपोटामिया था उसके दक्षिण भाग में रेगिस्तान था। द प्लेस विद द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग इमर्ज। ये साउथ पार्ट ही ऐसा पार्ट था जो डेजर्ट एरिया था, लेकिन सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जो शहर इमर्ज हुए या शहरों का विकास हुआ वो इसी डेजर्ट एरिया में सदर्न मेसोपोटामिया में ही हुआ थे, जिसको अभी हमने पढ़े थे सुमेर और बेबीलोनिया। ये सब विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। एंड राइटिंग और लेखन कला का विकास भी इन्हीं सदर्न पार्ट में हुआ था। यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस कैरी लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड डिपोजिटेड ऑन द फ्लड फील्ड्स। जो दजला और फरात नदियाँ थी वो बारीक उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी और बाद में वो जो बाढ़ वाले खेत, जो बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती थी वो खेतों में जमा हो जाती थी। द स्मॉल चैनल्स ऑफ यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस फंक्शनड एज इरिगेशन कैनाल्स। तो दजला और फरात नदियों की जो छोटी छोटी धाराएं थी वह सिंचाई नहरों के रूप में भी काम करती थी। फिश वाज अवेलेबल इन रिवर्स। नदियों में आसानी से मछली मिल जाती थी। एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट इन समर। इसके अलावा जो डेट पाम जिसको खजूर या पिंड खजूर बोलते हैं वो गर्मियों में आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते थे। तो लोग फिश और डेट पाम खाकर अपना जीवन निकाल लेते थे। नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व। अर्बन सेंटर्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज। तो मेसोपोटामिया के जो शहरी केंद्र थे वो कई आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते थे, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न का उत्पादन करना, व्यापार करना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन करना, एंड सर्विसेज सेवाएं देना। सिटी पीपल वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन जो शहर के लोग थे वो नॉट सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर नहीं थे।
द कार्वर ऑफ स्टोन सील्स रिक्वायर ब्रॉन्ज टूल्स कलर्ड स्टोन्स। तो जो कार्वर होता था, मतलब नक्काशी करने वाले को कार्वर कहते हैं। तो जो नक्काशी करने वाला था होता था उसको, वो जो सील्स पर जो नक्काशी करता था, स्टोन टूल्स पर या स्टोन सील्स पर, पत्थर की जो सील्स पर नक्काशी करता था, उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जैसे कि ब्रोंज टूल्स, जैसे कि कांसे के औजार, और कलर्ड स्टोन्स या फिर रंगीन पत्थर, इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। वो सब चीज़ें बाहर से मंगवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रॉन्ज टूल मेकर नीड्स मेटल्स चारकोल। अब जो ब्रॉन्ज टूल मेकर होते थे, यानी कांसे के औजार बनाने वाले होते थे, उनको मेटल की ज़रूरत होती थी। मेटल यानी धातु की ज़रूरत होती थी। ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज की, आयरन की, गोल्ड, और भी चीज़ें हो गई ना, एल्यूमिनियम की। तो ये चीज़ें बाहर से आती थी। फिर चारकोल की ज़रूरत होती थी। ठीक है, मेटल्स के अलावा चारकोल, चारकोल होता है लकड़ी का कोयला। लकड़ी को जलाने से जो कोयला बनता है वो होता है चारकोल। सो दे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल। इसीलिए वो दूसरे लोगों पर, दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स पर, मतलब दूसरे लोगों के उत्पादों पर और उनकी सर्विस पर, उनकी सेवाओं पर निर्भर करते थे। द डिवीजन ऑफ लेबर इज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। इसी तरह श्रम विभाजन शहरी जीवन की एक मुख्य विशेषता थी। देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटीज़। और शहरों में सामाजिक संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब उसकी सामाजिक संगठन होना शहरों में बहुत ज़रूरी माना जाता था। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एट्सेट्रा कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स। तो जैसे ईंधन, फ्यूल यानी ईंधन होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे फ्यूल है ना, एनर्जी देने वाली चीज़ें फ्यूल होती है। ठीक है, जिससे गाड़ियाँ चलती है। हाँ, या फिर घरों में जलाने के लिए लकड़ी हो गई, वो भी फ्यूल हो गया। कोयला भी फ्यूल हो गया। तो फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड, ईंधन, धातु, बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं, लकड़ी होती है, ये सब चीज़ें क्या होता है, बाहर से आती थी। केम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स। शहर के जो निर्माता या विनिर्माता होते थे, मैन्युफैक्चरर्स जो होते थे, उनके लिए ये सब चीज़ें बाहर से अलग अलग चीज़ों जगहों से आती थी। देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। इसी तरह गाँवों से बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे कि अनाज और दूसरे खाने के सामान, खाद्य आइटम। ठीक है, अनाज के अलावा और भी फूड आइटम्स गाँव से शहरों की ओर आते थे और डिलीवरी वगैरह होती थी वो। दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड। इसीलिए ऑर्गेनाइज ट्रेड मतलब संगठित व्यापार और भंडारण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेसोपोटामिया के शहरों में। इन सच ए सिस्टम सम पीपल कमांड्स एंड दोज अदर हॉबीज़। मतलब ऐसी व्यवस्था में या ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते थे और दूसरे लोग उसका पालन करते थे। अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर्स द कीपिंग ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। तो अर्बन इकोनॉमी, शहरी अर्थव्यवस्था को अक्सर लिखित में हिसाब रखने की ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। शहरों में सामान की या माल की आवाजाही। फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट इन मेसोपोटामिया बट लैक्ड स्टोन, वुड, मेटल। तो मेसोपोटामिया में खाने की चीज़ें, मतलब फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधन बहुत ज़्यादा थे, अबुंडेंट, प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन वहाँ पर पत्थर, मतलब अलग अलग रंगीन पत्थर, जो कीमती पत्थर होते हैं, उसकी कमी थी, लकड़ी की कमी थी और मेटल्स की, धातुओं की कमी थी। सो दे इम्पोर्टेड वुड
कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन्स फ्रॉम टर्की एंड ईरान। इसीलिए वो लकड़ी, तांबा, टिन मतलब रांगा, और चांदी, सोना, शेल मतलब वही सीपी और शंख जो होता है उस, और इसके अलावा पत्थर जो अलग अलग प्रकार के कीमती पत्थर होते थे वो टर्की और ईरान से मंगाते थे। दे एक्सपोर्टेड देयर टेक्सटाइल्स एंड फूड रिसोर्सेज। फिर ये टर्की और ईरान को अपने जो कपड़े थे और खाद्य संसाधन जो थे, अनाज वगैरह, वो सब उनको एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। इसी तरह ट्रांसपोर्ट जो था मतलब यातायात जो होता है, परिवहन के जो साधन होते हैं वह भी शहरी विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। द कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स वर रूट्स फॉर गुड ट्रांसपोर्ट। इसी तरह जो नहरें होती थी और प्राकृतिक जो जल धाराएँ होती थी, नदी की जो छोटी छोटी धाराएँ होती थी, वो सामान के आवागमन के लिए, उसके परिवहन के लिए एक रास्ता देती थी या मार्ग का काम करती थी। यूफ्रेट्स बिकेम ए वर्ल्ड रूट। इसी तरह जो फरात नदी थी वह दुनिया का रास्ता या वैश्विक मार्ग बन गई थी उस समय। तो बच्चों अब इसी वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी बाकी चैप्टर हम पार्ट नंबर 2 एंड 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है इसमें जो भी टॉपिक आपने पढ़े वो अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं आया होगा तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।